नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे बच्चे हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए जो जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि आपके आ जाने से ये क्लास एकदम खास बन जाती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई आम क्लास नहीं है, पूछता है भारत में। मैं जीत राणा स्वागत करता हूँ आप सभी का। फटाफट से मैं जानना चाहूंगा जो जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुका है। मैं एक बार बता देता हूं कौन कौन आ चुका है। अंजलि कुमारी, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह, ऋतिका चौहान, अवंतिका मिश्रा, सांध्या निषाद, जयपुर निश्रा, सोनिया, साक्षिता, संगीता, लक्ष्मी एंड त्रिवेंद्र। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, मतलब अब कमेंट आपके फ्लो में आ चुके हैं। तो आई एम जस्ट अनेबल टू रीड दिस, क्योंकि आपके आ जाने से जो क्लास का माहौल इस लेवल पर एनर्जेटिक हो जाता है ना मेरे भाई, यही बताता है कि आप कोई आम छात्र नहीं है। चलिए क्लास में स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी क्लास जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने का प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं और साथ में लगे हुए हैं आप सभी लोग जो चाहते हैं अपने जीवन को एक अलग स्तर पर लेकर जाना, जिसके लिए जरूरी होगा इतिहास को पढ़ना, क्योंकि इतिहास है बहुत खास। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। ये तो राइम हो गया, ठीक है, ये तो राइम हो गया, ये तो मजेदार हो गया। अच्छा ये मुझे बताइए लास्ट हम किस टॉपिक पर थे? ठीक है, फटाफट से मुझे बताइए कि लास्ट हम किस टॉपिक पर चल रहे थे। फटाफट से मुझे बता दीजिए वत्स कि लास्ट हम किस टॉपिक पे चल रहे थे, बताओ। ठीक है, चलिए। क्षेत्र राज्य यूरोपीय शक्तियों का उदय चल रहा था और हम बंगाल किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बंगाल किंगडम। और बंगाल किंगडम में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कल की क्लास में। जो है हमने जहां तक छोड़ा था उससे आगे हम बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर लास्ट क्लास में हम यहां आ चुके थे, बैटल ऑफ प्लासी हो चुका था और मीर जफर जो है इसको नवाब बना दिया गया है। अब ये बंगाल का अगला नवाब है, ब्रिटेन के अधीन काम कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, आज आज जो दूसरी वाली क्लास है वो नहीं है। आज इसके बाद वाली क्लास जो है वो ऑफलाइन में है। ठीक है, आज 31 है ना, तो ऑफलाइन में जो है पूरे जो बैच है वो सब इंतजार कर रहे हैं, बैच के सारे बच्चे। तो मैंने उनको बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ भाई। ठीक है, तो हाँ हाँ नहीं यहीं पे दिल्ली के अंदर है शाम वाली क्लास। हाँ पॉलिटी का सेशन है। चलो स्टार्ट करते हैं। उनके यहाँ पर पॉलिटी का सेशन होता है उनका इस टाइम। अब हम हेडिंग डालते हैं और पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। यहां पर बंगाल का अगला नवाब बन चुका है मीर जफर। मीर जफर बंगाल का अगला नवाब जो है बन चुका है। हेडिंग डाल लीजिए मीर जफर। मीर जफर। मीर जफर। अब जो मीर जफर है बाबू वो यहां पे बन चुका है बंगाल का नवाब। ठीक है, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। लेकिन ये जो बंगाल का नवाब बना है किसके अधीन बना है बाबू, किसके अधीन बना है? अंडर ब्रिटिशर्स। अंडर ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के अंडर है, अंडर ब्रिटिशर्स, अंडर ब्रिटिशर्स। ब्रिटेन के अधीन ये बना है, ब्रिटेन के अधीन, ब्रिटेन के अधीन ये बना है, अंडर ब्रिटिशर्स। गॉट द पॉइंट? यस सर। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सर जैसे मीर जफर है इसके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, कार्यकाल कितना है? कार्यकाल कितना है? कार्यकाल सर इसका जो कार्यकाल है वो हमें देखने को मिलता है सर 1757 से लेकर 60 के बीच में है पहला कार्यकाल। इसके बाद ये पुनः भी बनेगा। इसके बाद ये 1764 से 65 के बीच में भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये एक तो टेन्योर इसका ये हो जाएगा, इसके बाद 1764 से 65 भी रहेगा। ठीक है, याद रखना ये दो हिस्सों में अपने कार्यकाल इसके सीमित है। पहला हिस्सा जो है ये, दूसरा हिस्सा जो है ये। तो हम पहले इस वाले हिस्से की बात करते हैं। ठीक है, पहले इस वाले हिस्से की इसकी बात करते हैं। जो ये वाला कार्यकाल है ये इसका ये वाला टेन्योर है। आप ये समझिएगा कि इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, बस इसका जो दामाद है वो बहुत जरूरी है। इसके दामाद का जो नाम है दैट इज मीर कासिम, और मीर कासिम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यहां पे जो इसका दामाद है, मीर जफर के दामाद का नाम क्या था? इसका दामाद है मीर कासिम। मीर कासिम, मीर कासिम अली। इसके दामाद का पूरा नाम है मीर कासिम अली। इसके दामाद का पूरा नाम क्या है बाबू? मीर कासिम अली। मीर कासिम अली, मीर कासिम अली इसके दामाद का पूरा नाम है। अब होता यह है
कि इसका जो दामाद है ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, मतलब ये ब्रिटिशर्स को एक फूटी आंख भी नहीं बहाता। ठीक है, ब्रिटिशर्स इसको पसंद नहीं है, ये चाहता है ब्रिटिशर्स की पार्किंग लगा देना, और इसी वजह से यह ब्रिटिशों का मतलब यह ब्रिटिशों का समर्थन नहीं करता। इसका जो सन इन लॉ है, दामाद यानी सन इन लॉ, इसको ब्रिटिशर्स नहीं है पसंद, इसको ब्रिटिशर्स नहीं है पसंद, यह ब्रिटिशों का विरोध करता है, यह ब्रिटिशों का विरोध करता है, लेकिन जो इसका ससुर है वो तो ब्रिटेन के साथ है, वो तो ब्रिटिशों का समर्थन करता है। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में होगा ये कि ये अपने ही ससुर को भगा देगा। ठीक है, ही अपोज ब्रिटिश। अब परिस्थितियां कुछ ऐसी उत्पन्न होती हैं कि ये मीर जफर को यहां से भगा देता है। मीर कासिम क्या करता है बाबू, यह यहां से मीर जफर को यहां से भगा देता है। मीर जफर को यहां से भगा दिया तो ये समझना, यह बगावत कर देता है, बगावत कर दी, यानी रिबेलियन कर दिया इसने, बगावत कर दी, और खुद को 1760 में बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। 1760 में खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, खुद बंगाल का नवाब बन गया, ठीक है, became नवाब ऑफ बंगाल। खुद क्या बन जाता है बाबू, ये बंगाल का नवाब स्वतः यानी स्वयं बन जाता है, खुद ही बंगाल का नवाब बन जाता है। याद रखना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी यहां तक कोई दिक्कत हमें तो लग नहीं रही। ठीक है, याद रखना कोई दिक्कत नहीं है। अब मीर जफर जो है, ठीक है, मीर जफर को इसने अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया, मीर जफर को साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। मीर जफर की हत्या नहीं की है, मीर जफर को बंगाल से बाहर निकाल दिया, बंगाल से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाला, बाहर से निकाल दिया। ठीक है, थ्रू आउट मीर जफर फ्रॉम बंगाल, तो ही कास्टेड आउट मीर जफर। ठीक है, ही थ्रू आउट, या फिर मीर जफर थ्रोन आउट ऑफ बंगाल, थ्रोन आउट ऑफ बंगाल। क्या करा है भैया, बंगाल से इसको अलग हटा के फेंक दिया गया है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर आप खुद समझेंगे, मीर जफर हेल्प के लिए ब्रिटिशर्स के पास जाता है, पर ब्रिटिशर्स इसकी हेल्प नहीं करते। ही आस्क्ड हेल्प फ्रॉम ब्रिटिश बट दे डिडंट हेल्प। ही आस्क्ड ब्रिटिश हेल्प, लेकिन ब्रिटिशर्स को डायरेक्टली कोई फायदा नहीं है। ब्रिटिश हेल्प, बट ब्रिटिशर्स डिडंट हेल्प। इसने ब्रिटिशों की हेल्प मांगी पर नहीं मिली। ब्रिटिश मदद मांगी, लेकिन इसको मदद नहीं मिली। ब्रिटिशों से मदद मांगी पर इसको मदद नहीं मिली। और क्योंकि इसको मदद नहीं मिली, ऐसी परिस्थिति में बहुत कुछ बदला जाएगा, बहुत कुछ आगे आएगा। और ऐसी परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि आप ये समझ पाए हैं कि ब्रिटिशों से इसने मदद मांगी है पर इसको मदद नहीं मिली। ये क्या करेगा तब तक, मीर कासिम, ये अब क्योंकि मैंने बताया खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर देता है, तो ये मीर कासिम का टेन्योर हो जाएगा। यहां से मीर कासिम, इधर मीर कासिम चल रहा है, जो इधर है मीर जफर, वो हेल्प मांग रहा है ब्रिटिशों से। ब्रिटिश कह रहे हैं अबे तेरी हेल्प करके हमारा क्या फायदा, तो वो हेल्प नहीं करते। तो इधर मीर कासिम के बारे में समझिएगा, मीर कासिम के बारे में। मीर कासिम, तो मीर कासिम का कार्यकाल कितना होगा बाबू, 1760 से लेके 63 तक, 1760 से लेके 63 तक। इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य है, बस इसका महत्वपूर्ण कार्य, इसने राजधानी चेंज करी है। ठीक है, कार्य क्या है इसका, कार्य ये है, ठीक है, कि इसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहां कर दिया है बाबू, मुंगेर। ठीक है, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी।
राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुर्शिदाबाद से क्या कर दिया बाबू? मुंगेर। मुर्शिदाबाद से राजधानी कर दी है मुंगेर। लेकिन जो क्लाइव है, क्लाइव तो समझते हैं ना, रॉबर्ट क्लाइव कब्जा करना चाहता है मुंगेर पर। रॉबर्ट क्लाइव वांट टू कैप्चर मुंगेर के ऊपर कब्जा करना चाहता है क्लाइव, और वो चाहेगा कि किसी प्रकार से मुंगेर पे से इसका कब्जा हट जाए। तो मुंगेर पर कब्जा करता है रॉबर्ट क्लाइव। 1763 में मुंगेर पर कब्जा करता है रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद इसको देश ठिकाना मिल जाता है, मदद मांगने के लिए अवध जाएगा अब ये। ठीक है, ये बताओ समझ में आया? नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से नोट करिए वत्स, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे भाई सबके कमेंट दिख रहे हैं, अरे दिख रहे हैं भाई कमेंट आपके। अब तक नहीं दिख रहे थे, अब दिख रहे हैं। अब मुझे अपने कमेंट नहीं दिख रहे। मुझे अब स्पीकर नहीं दिख रहे, स्पीकर आपके पास पहुंच रहे हैं नहीं? हाँ दिख रहा है अभी, दोनों चीजें। आगे बढ़ते हैं और बताओ तो क्या मौज आ रही है फटाफट। डन। अच्छा ये बताओ, इंस्टाग्राम पे जो मैंने सीरीज स्टार्ट करने के बारे में सोचा है कि मैं इंडिया के सारे इंपोर्टेंट रूलर्स की बात करूंगा, सारे इंपोर्टेंट राजाओं की बात करूंगा, तो उस सीरीज से कौन कौन जुड़ने वाला है? ठीक है, एक बार मुझे बताओ कि क्लास में कौन कौन आया है उस सीरीज का, जिसको पता है। हेल्प न मिलने पर क्या किया? इसने कुछ नहीं किया, मीर जफर ने इंतजार करा कि आज नहीं करेंगे, आज के दिन करेंगे। कौन कौन जुड़ने वाला है बताओ। खैर मैं आगे बढ़ता हूं बाबू। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पेज पर हम लिखेंगे इसके बाद क्या होता है। 1763 में रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है चलिए। ओके, पहले ही ज्वाइन कर रखा है। ओके, तो यार अपने पड़ोस वड़ोस में भी ज्वाइन कराओ, मजे लो, हैं खुल के खेलो। अच्छा 1763 में जैसे मैंने बताया, 1763 में मीर कासिम को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा मुंगेर से भगा दिया जाता है। मीर कासिम को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हरा दिया जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक ब्रिटिश है, ब्रिटिश द्वारा हरा दिया जाता है। हराया गया, ब्रिटिश के द्वारा हराया गया। समझ में? जी हाँ, ठीक है। तो ये समझिए, मीर कासिम को रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड, और रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड मीर कासिम को हरा देता है रॉबर्ट क्लाइव, राइट? इसके बाद बाबू क्या होता है? इसके बाद होती है अगली कहानी की शुरुआत। रॉबर्ट क्लाइव को हारने के बाद मीर कासिम हेल्प के लिए जाता है, मीर कासिम मदद के लिए अवध गया। मीर कासिम ने अवध से मदद मांगी, ठीक है, अवध से मदद मांगी। अवध का उस समय जो नवाब था, अवध का नवाब का नाम क्या था बताओ? शुजा-उद-दौला। अवध के नवाब का नाम क्या था? शुजा-उद-दौला, ये अवध का नवाब था। ठीक है, अवध का नवाब तो शुजा-उद-दौला। ठीक है, दूसरा, अब अवध का जो नवाब है, मीर कासिम ने बाबू अवध से मदद मांगी है। अवध क्या करेगा? अवध मुगलों से मदद मांगता है। अवध मुगलों का समर्थन मांगता है, मुगलों से समर्थन प्राप्त करता है, मुगलों से समर्थन प्राप्त करता है, मुगलों से समर्थन प्राप्त करता है। ये मुगलों से समर्थन प्राप्त कर लेता है, समझे? हाँ। अब यहां पर जो है मुगल राजा कौन था? यहां इस मुगलों का राजा कौन था इस समय? आप खुद बताइए, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। भैया खुद बताओगे? बता दिया भैया, हैप्पी पांडे ने बता दिया, और हैप्पी की बात मैं टाल ही नहीं सकता। तो यह राजा का नाम है भाई आपका क्या? शाह आलम टू, शाह आलम सेकंड, शाह आलम टू आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रखना।
ठीक है सर, मुंगेर का, अरे मुंगेर का किला इसने नहीं बनवाया, मुंगेर का किला अलग बनाया। अच्छा यहां पे आप ये समझना, अब इन तीनों का बन चुका है, ये एक अलायंस बन चुका है। ये एक अलायंस नहीं दिख रहा आपको, मीर कासिम ये बंगाल का था, ठीक है बंगाल का था, ऑब्वियसली बात है बंगाल का ही तो था, मीर कासिम देखा तो था। ये अवध का है, कौन, सुजाउद्दौला। यहाँ का मुगलों का कौन है, शाह आलम। तो ये तीनों एक तरफ मिल जाते हैं और ये ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई छेड़ देते हैं। ये क्या बन जाता है, एक अलायंस बन जाता है, ये ग्रुप बन जाता है, एक कॉलिएशन बन जाता है। और ये है समूह, यह समूह ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई छेड़ देते हैं, ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई छेड़ते हैं, खिलाफ लड़ाई छेड़ते हैं, खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, दे फॉट ए बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश। तो एक तरफ जो हो जाएगा, ठीक है, एक तरफ जो हो जाएगा वो ये वाला अलायंस हो जाएगा, एक तरफ हो जाएंगे ब्रिटिश। तो आपको एक तरफ तो देखने को मिल जाएंगे ब्रिटिश। अब तुम मेरी ड्राइंग देखना, अब तक तुमने जो देखा वो देखा, अब तुम मेरी ड्राइंग देखोगे। ये क्या है यार, मजबूत ड्राइंग करनी पड़ेगी ना। ये ब्रिटिश, ये हो गए मुगल, ठीक है, इसमें है 3 लोग, ये हो जाएगा मुगल। अलग से फ्लैग बनाऊंगा बहुत तगड़ा, अगर तुम हल्के में ले रहे हो तो। ये मुगल वाला हिस्सा हो गया, इस तरफ हो जाएंगे ब्रिटिश। ब्रिटिशों का फ्लैग तो मैं यूं ही बना देता हूं, और बहुत तगड़ा फ्लैग बनाता हूं इनका तो। ये देखो अब तुम, ठीक है, ब्रिटिशों की तरफ से कौन लड़ेगा बताओ। ये देखो एक तरफ है ब्रिटिश, ठीक है, ओके। और यहां आपको देखने को मिल जाएंगे, पहले तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर मुगल, मुगल, मुगल आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे, मुगलों के बाद फिर से दूसरे नंबर पे देखने को मिलेंगे बंगाल के शासक जो हैं, बंगाल। ये कलर तो दिख ही नहीं रहा, पिंक लेते हैं, बंगाल, मुगल, बंगाल, मुगल दिखेंगे, बंगाल दिखेंगे, और तीसरा दिखेगा जी अवध। अवध इसमें आ जाएगा, अवध। अब ये तीनों मिलकर करते हैं बैटल। बैटल का नाम क्या है, 1764 बक्सर बैटल, बक्सर युद्ध। 1764 में बक्सर का बैटल। बक्सर के बैटल में एक ही आदमी है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इनकी तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, जिसका नाम क्या है, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। दरअसल ये एक सेनापति हुआ करता था, और जो एंग्लो फ्रेंच बैटल्स हुए थे वहां इसकी बहुत विशिष्ट और बड़ी मजबूत भूमिका है भाई की, ठीक है, याद रखना। हेक्टर मुनरो ये कोई शासक नहीं है, ये कोई शासक नहीं है, सिर्फ सेनापति है हेक्टर मुनरो। एक बात मैंने जैसे बताया दिमाग में बिठा लेना, हेक्टर मुनरो राजा नहीं है, हेक्टर मुनरो सिर्फ सेनापति है, ये युद्ध करने आता है, ठीक है। चलिए यहां मुगलों में कौन है जी, मुगलों में पहले आपको देखने को मिलेगा, मुगल कौन है जी, दैट इज शाह आलम, शाह आलम। बंगाल में कौन हो गया, कासिम, मीर कासिम। और अवध की तरफ से कौन हो गया जी, सर शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। और इस बैटल को जीतता कौन है जी, इनके बीच में ये जो बैटल होता है, इस बैटल को जीतते हैं वॉन बाय ब्रिटिशर्स। किसके द्वारा जीता जाता है, सो वॉन बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स इस युद्ध को जीत जाते हैं, ठीक है, वॉन, ठीक है, वॉन, ये इस बैटल को जीत जाते हैं। इसके बाद आप समझिएगा, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। सर एक दिन आपकी कलाकारी का पुरस्कार जरूर मिलेगा। मेरी कलाकारी किसी पुस्ताज, किसी पुरस्कार की मोहताज नहीं है, पता भी है। हाँ आर्मी चीफ है, हाँ जी ये आर्मी चीफ है, नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। अच्छा ये बताओ, जैसे बच्चे कह रहे हैं कि सर इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़ पाएंगे, कुछ बच्चे हैं, ठीक है, कह रहे हैं सर इंस्टाग्राम पे कैसे आए, हम चलाते नहीं। आप कहो तो यूट्यूब पे सीरीज स्टार्ट करा दूं क्या,
अगर स्पेशली ये बैच कहता है तो मैं बात कर रहा हूं, आप आपके बैच के लिए स्पेशली अगर आप कहोगे ना आप लोगों के कहने पे, तो बताओ, अगर आप कहते हो तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, चलिए। एक कह रहा व्हाट्सएप पे चला दो, हाँ मैं घर घर जाके मैं ऐसा करता हूँ, पोस्टर लेके ना तख्ती लेके डो लेकर लूंगा, ये देखो जी। क्या है यार, अच्छा यूट्यूब पे स्टार्ट कर दूं? ठीक है, यूट्यूब यूट्यूब सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, ठीक है, यूट्यूब पे देखते हैं। हाँ यूट्यूब पे देखते हैं, अपन बात करते हैं। जिस हिसाब का आपका समर्थन है, मुझे लग रहा है कि आप एक दिन में 10,000 कर देंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये आपने समझ लिया भाई। देखो, अब कोई भी अगर युद्ध होगा, युद्ध के दो परिणाम निकल सकते हैं, या तो हत्या, या तो हत्या होगी, या फिर यहां पे आप देखेंगे हत्या अगर नहीं होगी तो संधियां होंगी। तो इस युद्ध के रिजल्ट में निकलता है संधि, जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। यहां आपको देखने को मिलेगी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो हेडिंग डाल लीजिए इलाहाबाद की संधि। अब देखिएगा इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में, 1765 में होती है जी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इलाहाबाद में हुई थी। अब आपने अपनी किताब में ये पढ़ा हुआ है कि इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, लेकिन 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 मेरी बात समझो, ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से समझना। मैंने जब कहा है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आप हर चीज को वास्तविकता में सही मायने में समझें। तो आप समझिए कि इलाहाबाद की संधि हुई थी 2 दिन, एक दिन में संधि पूरी नहीं हो पाई, ये 2 दिन में पूरी करनी पड़ी। इसके 2 चरण होते हैं, तो यह संधि कंप्लीट होती है, दिस कंप्लीटेड इन 2 फेसेस। इसके बाबू 2 चरण है। कितने चरण है बाबू? 2 फेसेस हैं, 2 चरण है इसके। अब समझिएगा 2 चरण कैसे है, कैसे है। पहला चरण इसका शुरू होता है 1765 के अंदर ही, और 12 तारीख में आपको देखने को मिल जाएगा, 12 अगस्त 1765, पहला चरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा है बाबू 16 अगस्त 1765, दूसरा है 16 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765। दिस इज फेज सेकंड। ये बाबू सेकंड फेज है जो आपको देखने को मिल जाएगा 16 अगस्त को। तो 2 फेसेस आपको देखने को मिले कि बाबू दिस इज 12 अगस्त, दिस इज 16 ऑफ अगस्त। ठीक है, 2 अगस्त और ये अलग अलग फेसेस में ऐसे स्टार्ट हुई है। अब इसमें क्या है, ये पहले तो होगी, पहले के इनमें बड़ा कौन लग रहा है आपको? इन तीनों में कौन बड़ा है, मुगल, बंगाल या अवध? तो ऑब्वियस ही बात है मुगल बड़े हैं, तो मुगलों के साथ पहली संधि होगी। तो जो पहली संधि होती है किस किस के मध्य होती है? मुगल एंड रॉबर्ट क्लाइव, मुगल एंड ब्रिटिश, मुगल एंड ब्रिटिशों के मध्य होती है। अगर इधर मुगलों की तरफ से कौन है आप जानते हैं, शाह आलम, और ब्रिटिश की तरफ से कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। ये कौन है बाबू? शाह आलम, शाह आलम सेकंड, और यहां बाबू ब्रिटिशों की तरफ से कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। इधर कौन है जी? इधर है सुजा उद्दौला, अवध और ब्रिटिश, अवध एंड ब्रिटिश। तो ऑब्वियस ही बात है ब्रिटिश की तरफ से कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव होगा रॉबर्ट क्लाइव। और बाबू यहां की तरफ से कौन होगा? अवध की तरफ से कौन होगा? सुजा उद्दौला। अरे सही से लिख जाए, सुजा उद्दौला। अब समझिएगा इस संधि में हुआ क्या है। कुछ शर्तें हैं जो दोनों तरफ से मानी गई हैं। जैसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो क्षेत्र होगा वो मुगलों के पास था, जहां से टैक्स कलेक्शन का था, अब वो ब्रिटेन के पास चला जाएगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल,
बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में, उड़ीसा क्षेत्र में कर प्राप्ति अधिकार जो हैं वो मुगलों से चले जाएंगे, मुगलों के पास से चले जाएंगे, किसके पास? ब्रिटिशों के पास। अच्छा, ऐसा नहीं है फ्री में ले लिए हों, नहीं, इनको बदले में जो रुपए भी दिए जाएंगे, बदले में जो ब्रिटिशर्स है वो इनको रुपए भी देंगे, बदले में जो ब्रिटिशर्स है वो इनको रुपए भी देंगे। इसमें कितने रुपए देते हैं? 26 लाख रुपए। कुछ किताबों में 27 लिखा हुआ है, जबकि कुछ किताबों में 30 भी लिखा हुआ है। इसके बदले में क्या करेंगे ब्रिटिश? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है सर, समझ में नहीं आया सर, क्या कह रहे हो सर? शाह आलम तो हारा है बेटा, शाह आलम हारा है, लेकिन ये मजबूरी में इसको ये संधि करनी पड़ी है। ये अब इससे कह रहे हैं कि राजी राजी ना तो गैर राजी, हमसे तो पर ईयर 26 लाख रुपए लेगा, 26 लाख रुपए लेगा, 26 लाख रुपए लेगा, ठीक है। और ये जितने 26 लाख रुपए होंगे ये किसके लिए दिए जाएंगे? ये ब्रिटेन देगा किसको? मुगलों को, मुगलों को देगा। और इसके बदले में जो टैक्स है वो यहां पे कलेक्ट करेगा, टैक्स जो है बाबू यहां पर कलेक्ट करेगा, ठीक है। ये पर ईयर नहीं है, सीधा 26 लाख है, पर ईयर नहीं है, 26 लाख रुपए में सौदा हो गया है, ठीक है। कुछ किताबों में, जैसा मैंने बताया, कुछ किताबों में 27 भी लिखा हुआ है, बेटा आप अपने हिसाब से कंसिडरेशन कर सकते हैं। कुछों में 27 लाख भी है, कुछों में 30 लाख भी है, यानी 26-27 लाख इसमें दिए गए हैं, ठीक है, 26 से 27। हाँ, अब इसमें क्या होगा? ब्रिटेन मुगलों को देगी रुपए, पाउंड, इतने रुपए दिए जाएंगे, रुपए, ठीक है, मुद्रा दी जाएगी, राशि, और बदले में वो उसको क्या कह देंगे? रेवेन्यू कलेक्शन राइट, और रेवेन्यू कलेक्शन राइट। लेकिन इस संधि का नाम जो है इलाहाबाद संधि क्यों पड़ा था, ये बताइए। देखो, इलाहाबाद की संधि का नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, तुम्हें बात बहुत हल्की लग रही होगी। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि एक दिन पूरे उत्तर प्रदेश का टैक्स मेरे पास आ जाए, एक दिन का, पता है, समझते हो कितना टैक्स होएगा वो? एक दिन का टैक्स समझते हो? हजारों करोड़ रुपए होगा वो, ठीक है, सैकड़ों करोड़ तो होगा ही होगा। सैकड़ों करोड़ रुपए का मतलब है कि 100 की डिजिट में होगा और करोड़ों रुपए होगा। तो वो रुपया मेरे पास अगर एक दिन के लिए आ जाएगा, समझो कितना रुपया आ जाएगा मेरे पास। उस समय भी कितना रुपया आया होगा? बहुत ज्यादा। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मुगलों ने कहा था कि हम ये तो तुम्हें दे देंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र पे जो कर प्राप्ति वो तो दे देंगे, लेकिन बदले में हमें भी तो कहीं की कर प्राप्ति चाहिए। पैसा कहां से आएगा हमारा? तो ब्रिटिशर्स ने कहा था कि जो अवध एरिया है, जो अवध क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, वहां मानिकपुरी आता है, तो मानिकपुरी के अंदर कर प्राप्ति की जिम्मेदारी हम अवध के नवाब से छीनकर आपको दे देंगे। तो इस बात पे ये एग्री हो गए थे। ये इसमें क्या हुआ था, यहां पर जो मानिकपुरी, कड़ा मानिकपुरी के सूबेदारी, कड़ा मानिकपुर क्षेत्र, कड़ा मानिकपुर, ये कहां का क्षेत्र है? प्रयागराज का क्षेत्र है, यही है इलाहाबाद। इलाहाबाद के कर संग्रह अधिकार, यहां का जो रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स है, कर संग्रह अधिकार है, रेवेन्यू राइट्स है, वो अवध से कहां चले जाएंगे? मुगलों के पास। रेवेन्यू राइट्स कहां से कहां चले जाएंगे बाबू? वो सर यहां से आएंगे सीधे, कहां से बाबू? कहां से? अवध से। अवध से चले जाएंगे किसके पास? मुगलों के पास, मुगल, ठीक है। और दूसरा, इसमें अवध के नवाब को रुपए देने होंगे, जुर्माना देना होगा, 51 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा, ठीक है। और सुजा उद्दौला को जुर्माना देगा, 51 लाख का फाइन, 51 लाख का जुर्माना, युद्ध छेड़ने का जुर्माना देना होगा, ठीक है, युद्ध छेड़ने का जुर्माना देना होगा। कितना जुर्माना होगा भाई?
सर युद्ध छेड़ने का जुर्माना होगा, किसको देना होगा? सर अवध इसको पे करेगा, अवध में सुजाऊ दौला है जो पे करेगा, और किसको पे करेगा? ब्रिटेन को पे करेगा, ब्रिटेन को पे करेगा, ब्रिटेन को पे करेगा, अवध इस चीज को ब्रिटेन को पे करेगा। तो ये भी बहुत जरूरी है, कृपया करके बाबू इसे नोट करिए, देन वी विल मूव फर्दर। फटाफट नोट करो। 51 लाख रुपए बाबू। एक बच्चा कह रहा है सर कितना रुपया मिलेगा, प्रखर श्रीवास्तव पूछ रहे हैं। अगर आप कह रहे हो आपको हम एक जगह एक दिन का टैक्स कलेक्ट करके दे दे, बेटा एक दिन का अगर तुम मुझे इंडिया का टैक्स कलेक्ट करके दे दो ना एक दिन का, मुझे, मैं पाकिस्तान खरीद लूंगा, पाकिस्तान की जीडीपी कंप्लीटली खरीद सकता हूं मैं एक दिन के टैक्स से, समझ गए? हाँ कभी भी दिवा देना और पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर देंगे। बताओ इतना टैक्स आता है इंडिया में, तुम हल्के में ले रहे हो। टैक्स कलेक्शन राइट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अच्छा जिसके पास टैक्स कलेक्शन राइट होते हैं वही वास्तविक रूलर कहलाता है, दैट इज नोन एज रियल रूलर, वही रियल रूलर कहलाता है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत आई यहां तक? ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगर आपने नोट कर लिया है तो। क्या हो रखा है यार ये? ठीक है चलिए। तब भी सुधार नहीं हो रहा इंडिया में। अरे इंडिया में सुधार कहां से होगा बाबू? हाँ किसके पास आता है? अरे भैया हमारा टैक्स कलेक्ट जो किया जाता है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जमा होता है। ठीक है चलिए। अवध का घाटा हो गया। हाँ सर कल वाली स्लाइड में जफर की प्लेस पर कासिम है। बेटा कल की स्लाइड देखता हूँ राधे में। बेटा अगर राधे सही निकला ना कल की स्लाइड में, अब देख अभी पता लगेगी, रुक जा। कह रहा सर कल की स्लाइड में ये रहा भैया। हाँ बताइए कौन मरा है? कोई नहीं मरा है। अरे बेवकूफ, ये जो हत्या हुई है सिराजुद्दौला की हुई है। अरे यार बाबू, यहाँ जो हत्या हुई है ना बाबू, ये मीर कासिम को तो है ही ना, हाँ मीर जफर है, समझो। हम्म चलो इसके आगे हम देखते हैं। इसके बाद बंगाल में क्या हुआ, देखो इसके बाद बंगाल पर 1765 के बाद बंगाल में पूरी तरीके से प्रभाव ब्रिटेन का हो जाता है। 1765 के बाद बंगाल में ब्रिटिश प्रभाव हो गया, ब्रिटिश प्रभाव हो गया, ब्रिटिश प्रभाव हो गया। बंगाल में क्या हो गया? वो ब्रिटिश प्रभाव हो गया। ठीक है। आफ्टर 1765 बंगाल हैज ब्रिटिश इंपैक्ट, ब्रिटिश इंपैक्ट, ब्रिटिश इंपैक्ट। बंगाल में ब्रिटिश इंपैक्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बाद नवाब कौन बनता है? बैटल ऑफ बक्सर के बाद नवाब कौन बनता है? बैटल ऑफ बक्सर के बाद नवाब, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ है? 1765। तो इसके 1764। इसके बाद नवाब कौन बना है? बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब मीर जफर दोबारा से बना है। बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब बना है कौन भला? मीर जफर। मीर जफर का कार्यकाल कितना रहा है बाबू? 1764 से 65 तक। 65 में कौन बनता? निजामुद्दौला। 1765 में, 65 में इसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा हत्या कर दी जाती है? ब्रिटिशों के द्वारा ही हत्या कर दी जाती है। उसके बाद निजामुद्दौला बैठता है 65 से 66, फिर बैठता निजामुद्दौला, निजाम उद्दौला, उद्दौला, निजामुद्दौला, निजामुद्दौला बैठता है बाबू 1765 से 66 तक। ठीक है। निजामुद्दौला, उद्दौला, निजामुद्दौला। ठीक
ठीक है, इनको हटा दिया जाता है, इनको भी हटा दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। 65 में इसकी डेथ होती है, निजामुद्दौला की डेथ, ये ब्रिटिशों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, ब्रिटिशों द्वारा हत्या, ब्रिटिश द्वारा हत्या। ये अंतिम स्वतंत्र नवाब था, ये लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब है जी, इंडिपेंडेंट नवाब, लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब है, अंतिम स्वतंत्र नवाब है। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने किसी भी एक व्यक्ति को नवाब बनाने की कोशिश कर दी। ठीक है, याद रखना, अंतिम स्वतंत्र नवाब। इसके बाद तो ऐसे ही चला है माहौल, अंतिम स्वतंत्र नवाब। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद बाबू जितने भी नवाब है, इसके बाद नवाब ब्रिटेन के अधीन रहे, इसके बाद नवाब ब्रिटेन के अधीन रहे, ब्रिटेन के अधीन रहे, अधीन रहे। ठीक है, और इस प्रकार बंगाल ब्रिटेन का एक हिस्सा बन गया, और इस प्रकार बंगाल ब्रिटेन के अधीन चला गया, ब्रिटेन के अधीन शामिल हुआ, अधीन चला गया, अधीन चला गया। That's how बंगाल became part of British Kingdom। ठीक है जी हाँ, ये बंगाल प्रोविंस का, बंगाल प्रोविंस का लास्ट रूलर हो जाएगा नाजिम उद्दौला, निजामुद्दौला, निजामुद्दौला। ठीक है, ये लास्ट रूलर के तौर पे याद रखेंगे आप इसे। इसके बाद बाबू हम आगे बढ़ेंगे और हम अवध किंगडम की बात करेंगे, अवध किंगडम की बात करेंगे। ठीक है, चलो बताओ भाई, तुरंत अगर तैयार हो तो। थैंक यू प्रखर। सर हेक्टर मुनरो लड़ाई कर रहा है, ट्रीटी रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है। हाँ बेटा, क्योंकि हेक्टर मुनरो सेनापति है और रॉबर्ट क्लाइव रूलर है, गवर्नर है। ट्रीटी गवर्नर करते हैं, लड़ाइयां सेनापति करते हैं। डन डन। अब हम बात करते हैं बाबू अगले साम्राज्य के बारे में, दैट इज अवध। अवध किंगडम के बारे में समझिए। अब बेटा आपको समझना है अवध किंगडम के बारे में, अवध किंगडम के बारे में समझिए। किंगडम ऑफ अवध, हेडिंग डाल लीजिए, किंगडम ऑफ अवध, किंगडम ऑफ अवध, किंगडम ऑफ अवध। अवध को OUDH भी लिखा जाता है, औध भी लिखा जाता है। ठीक है, वैसे ये अवध साम्राज्य है, अवध क्षेत्र राज्य, प्रोविंशियल किंगडम। ठीक है जी हाँ। अब बस इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके संस्थापक कौन है, इसका फाउंडर, संस्थापक कौन है जी इसका, संस्थापक, संस्थापक यानी फाउंडर। बताओ, कोई तो बता दो इसका फाउंडर। जो भी फाउंडर बताएगा मैं मान जाऊंगा। दैट वाज सादात खान। 1722 में सादात खान के द्वारा, ऐसे लिखी जाएगी कहानी, 1722 में सादात खान के द्वारा, सादात खान के द्वारा मुगलों को कर दिया जाना बंद किया जाता है। मुगलों को कर देना, मुगलों को कर देना बंद किया जाता है, बंद किया जाता है, बंद किया जाता है। ठीक है, याद रखना। इन 1722, इन 1722, इन 1722 सादात खान declared Awadh as independent kingdom, Awadh as independent kingdom, independent kingdom।
अवध को अब क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, इंडिपेंडेंट किंगडम के तौर पर जो डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका नाम बुरहान मुल्क भी है, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हमें सादात खान याद रखना है। तो इसके संस्थापक के तौर पर आपको देखने को मिलता है सादात खान। सादात खान, अगर मैं सादात खान की बात करूं, सादात खान की बात करूं, तो पहले इसका कार्यकाल आपको पता होना चाहिए। इसका कार्यकाल कितना है, कार्यकाल यानी टेन्योर 1722 से 39, 1722 से 39, ठीक है। चलो 1722 से 39, कोई दिक्कत नहीं सर। इसका एक और नाम है बुरहान उल मुल्क, ठीक है। अनस बेटा आ रहा हूं अनस, ठीक है। इसका जो उपनाम है, सबनेम इसका क्या है, सबनेम बुरहान उल मुल्क है, बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क, ठीक है। इसने अवध क्षेत्र को पंच हजारी और सप्त हजारी में बांटा था। अब पंच हजारी या सप्त हजारी क्या होता है उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। मैं तो कहता हूं इस पॉइंट को भी अगली क्लास में देखना, ठीक है। आज हम अवध स्टार्ट कर चुके हैं और अवध क्षेत्र राज्य के बारे में हम कल पढ़ेंगे। कल कई सारे किंगडम आपके हो जाएंगे। कल अवध पूरा हो जाएगा, हैदराबाद पूरा हो जाएगा, और छोटा कौन सा है, अवध है, हैदराबाद है, जाट किंगडम तो बड़ा है, राजपूत भी, ठीक है। कल दो तो हो जाएंगे मिनिमम, ये दो तो हो ही जाएंगे, और उसके बाद राजपूत या जाट में से कोई एक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो सारे किंगडम मैं आपको पढ़ाऊंगा बाकायदा तसल्ली पूर्वक, टेंशन फ्री रहिए। खैर आज के लिए इतना ही रहेगा, और बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा, आप सभी आए, बहुत बढ़िया लगा मुझे, और इसी तरीके से मिलते रहेंगे। टेंशन फ्री रहना, खुल के खेलना, ठीक है। और आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से अपने जीवन को एक नए उत्साह और उमंग के साथ अच्छे लेवल पर लेके जाइए, और चीजें बहुत अच्छी होंगी। क्या कल क्लास होगी, आपके लिए क्लास जरूर होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।